के निर्माण की विधियाँ, उसमें अपने कई सारी मेथड्स की अपने बात की थी, जैसे केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधियाँ यानी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, डबल डिकम्पोजिशन था या फिर क्या हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन थी। ओके, फिर अपने देखा था बेटा क्या ब्रेडिक आर्क मेथड या पेप्टाइजेशन यानी कई सारी मेथड्स की अपने बात की थी। सोल का फॉर्मेशन एक जैसे मैकेनिकल डिस्पर्सन यानी यांत्रिक प्रक्षेपण है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो सोल के फॉर्मेशन की कई सारी मेथड्स की अपने बात की थी। आज अपन बात करते हैं बेटा उसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन प्यूरिफिकेशन। ओके, यानी क्या कहा, प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या कहा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कोलोइडी विलयन का शुद्धिकरण। ओके, देखो बच्चों बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में जहां तक हमने बात की थी बच्चों, वहां तक कोई दिक्कत है तो बता सकता है बच्चा कोई भी। लास्ट लेक्चर में जो बात की थी एक्सप्लेन किया था बेटा, वहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बोलो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। लास्ट लेक्चर में कोई दिक्कत है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बेटा बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया ही रहो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलो बेटा आज हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलोइडी सॉल्यूशन होता है, कोलोइडी विलयन होता है, उसके प्यूरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी मेथड यूज होती है बेटा। ओके, तो मेनली इसमें क्या होता है, तीन मेथड यूज होती है। एक तो कौन सी होती है, डायलिसिस, एक होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, सूक्ष्म निस्यंदन, जैसे अपन ग्लोमेरुलस वाला पढ़ते हैं ना बेटा बायो में, कुछ कुछ वैसा ही है बेटा। ओके, एक एक करके बात करेंगे। तीसरी होती है बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, 1 बाय 1 बात करेंगे। तो तीनों में जो फर्स्ट वाली होती है वही अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, फर्स्ट वाली कौन सी है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। कौन सी, डायलिसिस। नॉर्मली अपन बात की बेटा, देखो अपन डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस में अपन क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली आपने नाम सुना होगा बेटा, देखो हीमोडायलिसिस, ब्लड डायलिसिस। अरे डायलिसिस में नॉर्मली अपन करते क्या बेटा, आपने देखा होगा जैसे अपन ब्लड में क्या होता है, नॉर्मली जैसे हमें पता कंपोजिशन फिक्स होता है, यूरिया हो चाहे शुगर हो बेटा, लेकिन क्या होता है अपना किडनी क्या करता है, उसमें फिल्टर का काम करता है। ओके, लेकिन जब किडनी सही से फिल्टर वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाता, मैंने क्या कहा, अगर किडनी सही से फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाता तो हमें पता है ब्लड का कंपोजिशन डिस्टर्ब होता नहीं होता, होता है। और ये जो यूरिया होती है, शुगर होती है, क्या करती है, ब्लड के कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देती है, तो ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं बेटा। ओके, इसी वजह से तो क्या करते हैं, किडनी अगर सही से फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाए तो अपन फाइनली अपन क्या करते हैं, फिर अपन यानी ब्लड डायलिसिस, जिसे अपन बोलते हैं हीमो डायलिसिस वाला प्रोसेस अपन अप्लाई करते हैं बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, नॉर्मली इसमें करते क्या बेटा, देखो प्रोसेस कैसा होता है, नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, ये जैसे मान लो कोई कंटेनर है बेटा। ओके, इसमें क्या करते हैं, कंटेनर है, अब इसमें क्या कोई बैग है बेटा, ये जैसे मान लो कोई बैग है, ठीक है, इसमें क्या कोई भी अपन एक कोलोइडी सॉल्यूशन अपन ने लिया है, कोलोइडी सॉल्यूशन यानी कोई सा भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, ये कोई कोलोइडी सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, यहां से वाटर पास करते हैं बेटा। ओके, ये वाटर पास करते हैं, H2 यहां से पास कर रहे हैं और यहां से क्या कर रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, यहां से वाटर पास कर रहे हैं और इधर से वाटर रिमूव होता जा रहा है। बच्चा कहेगा सर इधर से रिमूव हो रहा है, इधर से पास कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होगा बेटा, देखो जैसे कोलोइडी सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया था बेटा, कोलोइडल स्टेट यानी इसका सेकंड पार्ट चैप्टर का अपन ने स्टार्ट किया था, तो अपन ने एक बात कही थी बच्चों, क्या नॉर्मली क्या होता है, कोलोइडल स्टेट में पार्टिकल को दो टाइप से कंसीडर करते हैं, एक होता है क्रिस्टलोइड, एक होता है कोलोइड। याद है ना, क्रिस्टलोइड वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, यस और नो, याद है ना, यानी क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, यानी उसे क्रॉस कर जाते हैं बेटा। ओके, इसका मतलब ये बीच में मेम्ब्रेन का काम करेगा, ये जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मैंने क्या कहा, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें दोनों टाइप के पार्टिकल, क्रिस्टलोइड और कोलोइड। क्रिस्टलोइड के लिए अपन ने क्या कहा था, जो मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, जैसे क्या, अरे यूरिया हो गया या फिर शुगर हो गया, इनका सॉल्यूशन याद है ना, यानी यूरिया शुगर ये पार्टिकल क्या करेंगे, क्रिस्टलोइड की फॉर्म में होते हैं। बाकी कोलोइड के लिए अपन ने क्या कहा था, जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाए, झिल्ली से गुजर नहीं जाते बेटा, यानी नहीं गुजर पाती, जैसे कौन सा अपन ने कहा था, प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, गम या फिर सैलिसिलिक एसिड, जो अपने लिए बहुत यूजफुल होते हैं, वो क्या होते हैं, कोलोइड नेचर के होते हैं। क्लियर, मेरा कहने का मतलब क्या, जैसे ब्लड वाली बात अपन ने की बच्चों, तो अपन क्या कहेंगे, ब्लड में हमें पता है यूरिया और शुगर का कंपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका मतलब डायलिसिस करना पड़ता नहीं पड़ता, पड़ता है बच्चों। ओके, कैसे बेटा समझना, यहां भी क्या करते हैं,
अब हमें पता है ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें क्या दोनों टाइप के पार्टिकल है। दोनों टाइप के पार्टिकल कौन से बेटा, एक तो हमें पता है कौन से, क्रिस्टलोइड और प्लस कोलोइडल, ठीक है, यानी दोनों पार्टिकल है बेटा क्रिस्टलोइड और कोलोइडल पार्टिकल। ओके, अब हमें पता है ये तो क्या कर सकते हैं, अरे मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये तो क्या होते हैं पास हो सकते हैं, लेकिन ये पास हो सकते हैं क्या, नहीं, ये मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे बच्चों, यानी जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल है यानी यूरिया हो गया, शुगर हो गया, यानी ये क्या होंगे इस मेम्ब्रेन से पास होकर बाहर कंटेनर में आ जाएंगे। यहाँ क्या है, यूरिया एंड शुगर पार्टिकल्स। ओके, ये यूरिया एंड शुगर पार्टिकल्स हैं। यूरिया एंड शुगर पार्टिकल क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन से पास होकर क्या बाहर कंटेनर में आ जाएंगे। ओके, अब बच्चा कहेगा सर वाटर वाला क्या रोल है। नॉर्मली हमें पता है डिफ्यूजन का रोल ही क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई सबस्टांस होता है अपनी हाई अमाउंट से लेस अमाउंट की तरफ ट्रांसफर होता है। यस और नो, मैंने क्या कहा, अरे डिफ्यूजन विसरण में होता ही क्या है, पदार्थ जो होता है वो क्या करता है अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ ट्रांसफर होता है बेटा। इसका मतलब पहले क्या था, ये जो बैग था, थैला था, इसके अंदर क्या था, यूरिया और शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा अमाउंट ज्यादा थी, तो क्या होगा, ये डिफ्यूज होकर क्या करेगा, बाहर वाले सॉल्यूशन बाहर वाले कंटेनर में आ जाएगा। और वाटर पास इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ये जो एक्सिस में, जो कंटेनर में एक्सिस में हो जाएगा तो वाटर साथ साथ क्या करेगा, इसे बाहर ट्रांसफर करता रहेगा। अगर वाटर बाहर ट्रांसफर नहीं करे तो हमें पता है बच्चों क्या, अरे बाहर वाला कंटेनर है उसमें यूरिया शुगर की अमाउंट ज़्यादा होगी, नहीं होगी, होगी। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बाहर वाले कंटेनर में क्या होगा, शुगर यूरिया यानी जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल है इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो वापस क्या करेंगे, बैग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसका मतलब पहले बैग से क्या जो यूजलेस पार्टिकल है यानी अनुपयोगी कण है उनको बाहर ट्रांसफ़र किया, फिर वापस वो अंदर ट्रांसफ़र हो जाए तो कोई फ़ायदा है क्या, नहीं। तो लगातार क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पास करते जाते हैं ताकि वाटर फ्लो के साथ क्या करेगा, जो यूजलेस पार्टिकल है जिनको हमें डिफ्यूज करना था वो बाहर पास हो जाएंगे। समझ में आया बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये होता है बेटा डायलिसिस। तो अपने मैंने क्या कहा, किडनी का जो प्रोसेस होता है वो इसी पर बेस्ड होता है, क्लियर, ठीक है बेटा। एक इसमें एक वर्ड और यूज होता है क्या, इलेक्ट्रोडायलिसिस। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। जहां इलेक्ट्रो नाम आ जाए समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है यानी पॉजिटिव नेगेटिव पोल की, क्लियर। इलेक्ट्रोडायलिसिस की बात करें बेटा तो क्या करेंगे, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है, ये मान लो नेगेटिव प्लेट है। ओके, इलेक्ट्रोडायलिसिस और नॉर्मल डायलिसिस में क्या डिफरेंस है और कहां इसका यूज है, ये ध्यान रखना बेटा। देखो बताऊंगा कैसे। इलेक्ट्रोडायलिसिस में नॉर्मली क्या होता है, सेम एपरेटस ये का ये होता है, सेम उपकरण होता है बेटा, लेकिन इसमें क्या होता है, दो पॉजिटिव नेगेटिव रोड यानी प्लेट भी लगा देते हैं बेटा। ओके, अब बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अरे हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी प्लेट है बेटा वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जिस स्पीड से ये पार्टिकल क्या करते हैं मेम्ब्रेन से बाहर पास होते हैं, अब उसके कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा फोर्स फील करेंगे, तो ज्यादा फोर्स फील करेंगे तो ज्यादा स्पीड से क्या होगा, इस बैग से बाहर पास होंगे। ओके, बच्चा कहेगा सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी बेटा, नॉर्मल डायलिसिस में क्या होता है, एक्चुअल में ये प्रोसेस को ज़्यादा फास्टली नहीं होता। नॉर्मल डायलिसिस की बात करूँ तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं बेटा, नॉर्मली बात करें जैसे। तो बेटा क्या होता है, यानी एक्चुअल में क्या होता है, तो कोई पेशेंट है, थोड़ी बहुत उसकी किडनी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि किडनी पूरी फेल हो गई, बोलते किडनी फेल हो गई। एक्चुअल में क्या कुछ परसेंट किडनी क्या कर रही है, डायलिसिस कर रही है, फिल्टर कर रही है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं कर पा रही है। इसका मतलब आज नहीं तो क्या कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, अरे उसकी बॉडी को ज़्यादा लॉस हो सकता है। इस वजह से डायलिसिस के प्रोसेस अप्लाई करते हैं। नॉर्मल डायलिसिस बोल रहा हूँ मैं, अभी इलेक्ट्रोडायलिसिस मैंने नहीं बोला है। नॉर्मल डायलिसिस अप्लाई करते हैं ताकि कुछ तो किडनी फिल्टर कर रही है और कुछ अपन आर्टिफिशियली फिल्टर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे पेशेंट की किडनी बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, बिल्कुल ही खराब हो जाए, ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल फिल्ट्रेशन कर रही है बेटा, तो क्या होगा, इसका मतलब उसकी किडनी तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रही है। तो अब अपन को क्या करेगा, प्रोसेस को थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा वरना काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। और प्रोसेस को फास्टली करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या करते हैं, फोर्सफुली क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को बाहर पास किया जाता है बच्चों। ओके, ठीक है। तो बच्चा कहेगा सर तो फिर पहले ये अप्लाई क्यों नहीं किया, जब ये और जल्दी से प्रोसेस को अप्लाई करवा रहा है तो ये जल्दी पहले क्यों नहीं अप्लाई किया, पहले इसलिए नहीं किया बेटा थोड़ा कॉस्टली होता है। बात समझ में आई क्या, अगर नॉर्मल डायलिसिस से काम चल सकता है तो नॉर्मल डायलिसिस अप्लाई करते हैं, लेकिन बाय द वे ऐसी कंडीशन आ गई कि नॉर्मल डायलिसिस से कोई फायदा नहीं होगा, बोलते हैं ना इसके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, वो कंडीशन है बेटा कम टाइम वाली। अगर पेशेंट के पास टाइम
कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस वाला यूज किया जाता है, जो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है बेटा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, डायलिसिस में होता क्या है, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल है इम्प्योरिटी की फॉर्म में वो क्या होगा, यानी बैग से बाहर ट्रांसफर होते जाते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। और ये क्या करती है, अपना किडनी का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ गया, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्लियर, ठीक है। ब्लड के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो इसे अपन बोल देते हैं हीमोडायलिसिस बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो बेटा, तो ये तो अपने क्या कहा, फर्स्ट प्रोसेस की अपने बात की। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा, प्यूरिफिकेशन। मैंने क्या कहा, 3 प्रोसेस की अपन बात करें, एक तो क्या हो गया, डायलिसिस बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और एग्जांपल ध्यान रखना है इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हीमोडायलिसिस। ओके, तो इसका एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस। ये ध्यान रखना, हीमोडायलिसिस, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, ये तो किसकी बात की बेटा, डायलिसिस की। ओके, अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस, इसका क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या कहा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में देखो बेटा क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉर्मल सी बात है, फिल्टर करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर करके यानी हमें क्या करना, कोलोइडल सॉल्यूशन के क्या करना है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई का मतलब क्या है, जो नॉर्मल कोलोइडल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल नहीं है, यानी उन क्या करेंगे, उनको इम्प्योर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, उनको हमें अलग करना है। ओके, मैंने क्या कहा, नॉर्मल कोलोइडल पार्टिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर उससे डिफरेंट है तो क्या करते हैं, उसकी प्यूरिफाइंग करते हैं, यानी उसको सेपरेट करते हैं। ओके, और उसके लिए क्या करते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोला बेटा, एक सिंपल सी बात है बच्चों। देखो जैसे अपन जैसे चाय वाय छानते हैं बेटा, ठीक है, चाय बनाते हैं तो देखा होगा बच्चों, जो अपनी छलनी होती है बेटा, ठीक है, छलनी होती है, वो भी क्या करती है, फिल्टर के अकॉर्डिंग काम करती है। जो क्या करती है, अरे जो चाय होती है उसको रोक लेती है, और क्या करती है, जो चाय पत्ती होती है बेटा उसको पास कर देती है। ऐसा होता है क्या, नहीं बेटा, हमें पता है जो मिल्क और वाटर से मिलकर जो मतलब चाय वगैरह बनती है बेटा, लिक्विड फॉर्म होती है, उसको तो पास कर देती है। बाकी जो चाय पत्ती होती है बेटा, क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, टी पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो वहीं पर रोक लेती है। यस और नो, सेम केस वही है बच्चों। क्या, क्योंकि जो लिक्विड पार्टिकल है उनकी साइज क्या होती है, कम होती है, साइज कम होती है, तो वो पास हो जाते हैं। ओके, ठीक है। बाकी जो टी पार्टिकल्स, पार्टिकल की फॉर्म में, कणों के रूप में जो चाय पत्ती है बेटा, वो क्या होती है, छलनी के ऊपर, उस नेट के ऊपर जो जाल सा होता है बेटा, वो वहीं पर रुक जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो पार्टिकल की फॉर्म में जो टी है वो क्या होगा, उसकी साइज ज्यादा है। आ गया समझ में, क्लियर। तो हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कब अप्लाई करते हैं, अगर हमें कम साइज का पार्टिकल चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है वो मान लो सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कई सारे पार्टिकल है, कई सारे पार्टिकल की मैं साइज बोल रहा हूं, जैसे 10 एंगस्ट्रम भी है, 20 एंगस्ट्रम भी है, ठीक है, 30 एंगस्ट्रम भी है, या फिर 50 एंगस्ट्रम भी है। मैंने क्या कहा, हमें कई सारे साइज के हमारे पास पार्टिकल दे रखे, कोई सॉल्यूशन ऐसा दे रखा जिसमें कई सारे साइज के पार्टिकल है। ओके, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो फिल्टर पेपर है, मैंने क्या कहा, हमारे पास जो फिल्टर पेपर है वो क्या करेगा, इसको और इसको पास कर सकता है, क्या करेगा, इन दोनों को पास करेगा और इनको रोक देगा। मैंने क्या कहा, हमारे पास जो फिल्टर पेपर एज्यूम कर रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं कि मान लो वो 10 और 20 एंगस्ट्रम की साइज वाले पार्टिकल को तो क्या करेगा, पास कर देता है और इन दोनों को रोक लेता है, जैसे मैंने पार्टिकल की फॉर्म में टी की बात की है। ओके, इन दोनों को रोक देगा। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन में ओनली एंड ओनली 10 एंगस्ट्रम वाले पार्टिकल ही चाहिए। मैंने क्या कहा, मुझे कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या चाहिए, ओनली एंड ओनली 10 एंगस्ट्रम की साइज के पार्टिकल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अरे जो 20 एंगस्ट्रम है इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी आइसोलेट सेपरेट करूंगा, नहीं करूंगा, करूंगा बेटा। इसका मतलब मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, बच्चा कहेगा सर दूसरा फिल्टर पेपर ले लो। नहीं बेटा, फिल्टर पेपर नॉर्मली क्या होता है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है नॉर्मली यूज किया जाता है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत छोटे पार्टिकल को ही पास कर सके। कई बार क्या होता है, उसके साथ में थोड़ी बड़ी साइज के पार्टिकल भी पास हो जाते हैं। तो अपने पास दूसरा तरीका क्या है, जो पोर होते हैं उनकी साइज कम कर दे। मैंने क्या कहा, पोर की साइज को कम कर दे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब ही क्या होता है बेटा, सूक्ष्म, कम। बात समझ में आई क्या, अगर अपन पोर की साइज को कम कर दे तो फिर क्या करते हैं, जिस साइज के
पार्टिकल हमें चाहिए उस साइज को अपन क्या करते हैं, यानी पार्टिकल को फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो बच्चों अपने पास जो फिल्टर पेपर था उसके जो मान लो पोर थे, छेद थे, उनकी साइज खुद की साइज है 20 एंगस्ट्रम थी। मैंने क्या कहा, जो अपने पास फिल्टर पेपर था मान लो उसके खुद के पोर की साइज क्या है 20 एंगस्ट्रम थी बेटा। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस पोर में से 20 एंगस्ट्रम और उससे कम की साइज वाले पार्टिकल तो पास हो जाएंगे, बाकी उससे ज्यादा साइज वाले पार्टिकल क्या रहेंगे, अलग हो जाएंगे। यस और नो, हो जाएंगे। लेकिन मुझे कितनी साइज का पार्टिकल चाहिए, ओनली 10 एंगस्ट्रम वाले पार्टिकल अलग करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अरे इस पोर की साइज कम करूंगा या नहीं करूंगा। यस और नो, अगर ये जो पोर है, ये जो पोर है बेटा, इसकी साइज को 20 की बजाय अपन 10 एंगस्ट्रम कर दे तो हमें पता है 20 एंगस्ट्रम वाली साइज के पार्टिकल को भी क्या करेगा, ये रोक लेगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। और ये पार्टिकल की साइज को कम करने के लिए एक सब्सटेंस यूज किया जाता है बेटा, कोलोडियन। मैंने क्या कहा, कोलोडियन, ठीक है, इसे बोलते हैं कोलोडियन बेटा। और ये क्या होता है बेटा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। क्या कहा, ध्यान रखना, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कोलोडियन क्या होता है, कैसे होता है बेटा, इसका काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता है। कोलोडियन इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बोल देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है वो भी तो क्या है, एल्कोहल है, यानी सेलुलोज नाइट्रेट का एल्कोहल के साथ क्या होता है, यानी सॉल्यूशन बनाकर एक जिलेटिनस, एक जिलेटिन युक्त पदार्थ बनाया जाता है जिसे बोला जाता है कोलोडियन। ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोलोडियन क्या है, इसका काम क्या होता है, क्लियर। तो क्या करते हैं, इस टाइप का सब्सटेंस लेकर क्या करते हैं, इसके पोर को जो छेद होते हैं उसकी साइज को कम कर देते हैं, तो 20 वाले पार्टिकल भी अलग हो जाएंगे और फाइनली क्या होगा, 10 एंगस्ट्रम वाले पार्टिकल फिल्टर होकर नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इन्हीं को अपन सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, प्यूरिफिकेशन का मेथड। क्या यानी प्यूरिफिकेशन का मतलब ही क्या है बेटा, जो पार्टिकल हमें चाहिए उनको अलग कर लेना, बाकी जो यूजलेस है, अनुपयोगी, उनको अलग कर देना। तो एक ये मेथड भी है अलग करने का बेटा, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, तीसरा होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी क्या करते हैं, जैसे गांव में नॉर्मली क्या होता है बेटा, जैसे मिल्क वगैरह से छाछ दही वगैरह, इनके कई सारे ऐसे होते हैं ना, अरे छाछ दही बिलोना वगैरह कई सारे लफड़े यूज करते हैं बेटा। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। जैसे क्या होता है, एक स्टिक होती है, एक छड़ होती है, उसको क्या करते हैं, कंटेनर में डालकर ऐसे घुमाया जाता है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, वो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, यानी क्या करता है, जैसे वो मूव करती है बेटा कोयल की तरह, तो क्या होता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क पार्टिकल, उन पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या करते हैं, यानी एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं, और कोलिजन कर करके क्या होता है, कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं, और कंटेनर की वॉल से टकरा टकरा कर वहीं चिपक कर रह जाते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या, सेम मेथड यहां पर है बच्चों। क्या इसमें भी क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, किसी छड़ या फिर स्टिक या किसी मशीन की हेल्प से क्या करते हैं, बार बार इसे क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है बेटा। इसे बार बार रोटेट किया जाता है तो ये क्या करेगा, जो इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल है वो क्या करेगा, इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, और पार्टिकल को अगर एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल हमें पता है बेटा दूसरी तरफ मूव करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, और कंटेनर की वॉल से कोलिजन कर करके वहीं चिपक जाते हैं बच्चों। ओके, और कंटेनर की वॉल से चिपकते रहेंगे तो इनको आइसोलेट कर लिया जाता है, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन की बजाय क्या हमें ओनली कोलोइडल पार्टिकल चाहिए थे, उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। ये मेथड क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा, यानी सूक्ष्म अपकेंद्रीकरण बेटा। ठीक है, कैसे किया, कैसे करना, समझ में आ गया, यस और नो। तो डायलिसिस वाला जरूर ध्यान रखना बेटा, कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, फटाफट फटाफट बोलो बेटा, कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, अरे बुझाने दे। चलो, ये अपने बात की बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन की, यानी प्यूरिफिकेशन में कौन कौन सी मेथड अपन यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना। बस कोई खास बात तो नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हिंट दिया है कैसे करना है, क्या करना। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायलिसिस वाले कॉन्सेप्ट पर ही बनेगा बच्चों। ओके, ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपने बात किसकी की, प्यूरिफिकेशन की अपने बात की बेटा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के बाद अपन बात करते हैं बच्चों क्या, प्रॉपर्टी ऑफ
कोलोइडल सॉल्यूशन, छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, इसमें एक चीज समझाने वाली है, वो अपन बात करेंगे कैसे करना, क्या करना। बच्चों देखो, प्यूरिफिकेशन यानी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन के बाद बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कोलोइडी विलयन के गुण धर्म की बात करते हैं। ओके, पहला इसमें क्या दे रखा है, हेटेरोजेनस नेचर। आपको क्या करना, हेडिंग देखते ही दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, बस मेरा समझाने का पर्पज यही है, पॉइंट टू पॉइंट। ओके, क्या हेटेरोजेनस नेचर, अरे कोलोइडल सॉल्यूशन हमें पता है हेटेरोजेनस का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट होना, हेटेरो विषम यानी विषमांगी प्रवृत्ति। ओके, अरे हेटेरोजेनस नेचर होती नहीं होती, होती है। सभी कोलोइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल होते हैं सभी बेटा सेम होते हैं क्या, नहीं, कुछ होते हैं कैसे, डिस्पर्स, क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, अरे प्रक्षेपित प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम, ध्यान है ना। तो दोनों पार्टिकल अलग अलग है या नहीं है, जैसे सॉल्यूट के एक होगा सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, दूसरा होगा सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होती है, डिफरेंट नेचर होती है दोनों की। क्लियर, डिस्पर्स फेज की नेचर अलग, डिस्पर्सन मीडियम की नेचर अलग होती है, तो हेटेरोजेनस नेचर होती है। क्लियर, दूसरा क्या, स्टेबल नेचर, स्टेबल नेचर, सीधी सी बात है, सॉल्यूशन स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन स्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में हो, सॉल्यूशन स्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा, कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होना, यस और नो, कणों का लगातार गतिशील प्रवृत्ति में होना। ओके, तो क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होते हैं, लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं, इस वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन क्या, स्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, जब तक पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में है, लगातार गतिशील अवस्था में है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, तभी तक स्टेबल होगा। जैसे मैंने अपने बॉडी वाला एग्जांपल बताया था बेटा, याद है ना, अपने साइटोप्लाज्म में जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस है या फिर जो भी आयनिक रिएक्शंस है बेटा, वो क्या जब तक कंप्लीट हो रही है, आयंस का जैसे न्यूरॉन वगैरह में आप देखते हो बेटा, अरे आयंस का एक्सचेंज होता नहीं होता, होता है बेटा। जिस दिन वो एक्सचेंज होना बंद हो जाए, आयन एक जगह रेस्ट पोजीशन में आ जाए, उस दिन काम हो जाएगा, यस और नो। तो क्या करेंगे, वैसे ही जब तक अपने साइटोप्लाज्म में क्या रिएक्शन चल रही है, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में एक्सचेंज हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तब तक अपनी बॉडी स्टेबल है, वरना उसी दिन क्या हो जाएगा, जिस दिन ये मूवमेंट बंद होगी, अपनी बॉडी का काम हो जाता है बच्चों, यस और नो। क्लियर, ठीक है, सेम बात यहीं पर है, जब तक पार्टिकल मूवेबल फॉर्म में है, कोलोइडल सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे स्टेबल नेचर का। क्लियर, जब ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तीसरा क्या बोला है, फिल्ट्रेबिलिटी। अपन क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को अपन फिल्टर कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल देखा था बेटा, ध्यान है ना। क्लियर, फोर्थ क्या बोला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों देखो, कोलिगेटिव, कोलिगेटिव मैंने क्या कहा था, अपने सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा सॉल्यूशन चैप्टर इसी पर तो बेस्ड है बेटा। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कई बार क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, कोलोइडी कण आपस में कोलिजन करके, टक्कर करके क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं। ओके, और एग्रीगेट हो जाते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेटा। क्लियर, ठीक है, तो इनमें कोलोइडी मतलब क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, कई बार इनका नंबर कम ज्यादा हो सकता है। ओके, ठीक है, नंबर 5 है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्राउनियन। मैंने क्या कहा, नंबर 5 वाला डिस्कस करते हैं बेटा, क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, ब्राउनियन गति, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है, लेकिन जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो चीजें आपको जरूर मैं बच्चों हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान रखना। ब्राउनियन मूवमेंट है, नाम से पता चल रहा है मूवमेंट करना, गतिशील अवस्था में होना। क्लियर, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया क्या, ब्राउनियन, तो उनके नाम पे दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट क्या करती है, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी कोलोइडी सॉल्यूशन है उसके अंदर, एक बात तो श्योर हो गई थी, पहले ये मानते थे क्या कि कोई कोलोइडी सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर कोलोइडी पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूवेबल फॉर्म में होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। क्लियर, लेकिन ये नहीं बोला था उनकी मूवमेंट कैसे होती है, यानी क्या एक स्ट्रेट लाइन में होती है, रेंडमली होती है, कैसे होती है। क्लियर, ये कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ब्राउनियन जो साइंटिस्ट है बेटा, उन्होंने क्या कहा बेटा, देखो इन्होंने क्या कहा, कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं, रेंडमली मूवमेंट शो करते हैं। मैंने क्या कहा, कोलोइडल पार्टिकल क्या करते हैं, रेंडमली मूवमेंट शो करते हैं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में तो होते ही होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यानी ये रेस्ट एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, रैंडमली यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, इधर उधर लगातार गति करते रहते हैं। इस गति को, इस मूवमेंट को बोला गया इनके नाम पे ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान रखना, ब्राउनियन मूवमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या कहा, अरे ब्राउनियन मूवमेंट जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, मैं क्या कह सकता हूं बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेगी? रिप्रेजेंट टू स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो ब्राउनियन कॉन्सेप्ट पर यहीं से बनेगा बेटा। क्या यानी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेगी? क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट में बोला ही क्या जाता है, कोलोइडल पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होते हैं, रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं, और रैंडमली मूवमेंट शो करेंगे कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होंगे। और हमें पता है पार्टिकल जितना मूवेबल फॉर्म में होगा, हमें पता है कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है, मान लो लाइट पार्टिकल है यानी हल्के पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, भारी कण है बेटा, तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल है उन पर हमें पता है ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट करेगी नहीं करेगी? ग्रेविटी का रोल ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन जो हल्के कण है बेटा, लाइट पार्टिकल है, उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट कम होगा। ग्रेविटी का इफेक्ट कम है तो क्या होगा बेटा, उनमें मूवमेंट ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना। अगर पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, जो लाइट पार्टिकल होते हैं बेटा, हल्के पार्टिकल होते हैं, उनमें ब्राउनियन मूवमेंट हैवी पार्टिकल के कंपैरिजन में, भारी कणों की तुलना में ज्यादा होती है। क्लियर? बात खत्म बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पढ़ते बेटा नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट बेटा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट। ये जो सारे इफेक्ट आ रहे हैं बेटा, मैंने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं बच्चों ये। ओके, क्या कहा, टिंडल इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट देखो बच्चों क्या कहता है, कैसे कहता है बेटा। देखो टिंडल, ये साइंटिस्ट, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक लाइट सोर्स लिया, एक लाइट सोर्स लिया, इस पर क्या किया, एक लेंस का इन्होंने यूज किया बेटा। ओके, ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है बेटा। कॉनकेव तो क्या करता है, लाइट को फैला देता है, स्प्रेडिंग कर देता है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, ये मान लो कोई कोलोइडी सॉल्यूशन है बेटा। ओके, इन्होंने क्या बताया कि लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लाइट क्या होती है, अगर कॉन्वेक्स वाला है तो बच्चों क्या करेगा, इसको एक जगह फोकस करेगा नहीं करेगा? करेगा बच्चों। ठीक है, ये तो क्या होता है, लाइट सोर्स है। बच्चा कहेगा सर क्या है, लोटिया हो सकता है, लालटेन हो सकती है, बल्ब हो सकता है बेटा, CFL हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। क्लियर? अब क्या क्या, बीच में एक लेंस इन्होंने यूज किया। लेंस का यूज क्यों किया, ताकि एक जगह फोकस कर सके लाइट को बेटा। ओके, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने क्या देखा, यानी जो कंप्लीट कोलोइडल सॉल्यूशन था उसके कंपैरिजन में जहां से लाइट पास होती है वो क्या होता है, थोड़ा लाइटिंग शो करता है, ब्राइटनेस शो करता है। मैंने क्या कहा, जिस पाथ से, अरे सिंपल, जैसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, जैसे मान लो पूरा रूम कवर है बेटा, पैक है, ठीक है, विंडो गेट सब बंद है, तो आपने देखा होगा अगर बाय द वे विंडो में या गेट में कैसे भी एक पोर होता है, एक छिद्र होता है, उससे अगर सनलाइट आती है तो बच्चों एक जगह फोकस दिखाई देती नहीं देती, एक जगह फोकस दिखाई देती है। ओके, या फिर मान लो नाइट टाइम है बेटा, रात का समय, उस पर अपन क्या, टॉर्च की लाइट अगर गिराए तो हमें पता वो भी क्या होती है, हमें अलग ही दिखाई देती नहीं देती, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है बाकी अंधेरे के कंपैरिजन में। ओके, यही बात यहाँ पर अप्लाई हो रही है। टिंडल ने क्या देखा कि जब क्या किया, एक लाइट सोर्स लेके किसी लेंस की हेल्प से इन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट को फोकस किया, केंद्रित किया, तो इन्होंने देखा जिस पाथ से, जिस रास्ते से लाइट जा रही थी, पास हो रही थी, वो क्या था, ज्यादा ब्राइट शो हो रहा था, ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा था। ओके, इस इफेक्ट को इन्होंने बोला टिंडल इफेक्ट है। और ये जो कोन है बेटा, इसको बोलते हैं टिंडल कोन। मैंने क्या कहा, जैसे कोन टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, लाइट एक जगह फोकस होगी तो इसको क्या बोला गया, टिंडल कोन। क्लियर? ठीक है, फिर इनसे बोला गया कि ऐसा क्यों हुआ, ये ब्राइटनेस क्यों शो हो रही है, तो इन्होंने क्या कहा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग के कारण बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, किसकी वजह से, लाइट की स्कैटरिंग के कारण। यानी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलोइडी कण होते हैं, वो क्या करते हैं, आने वाली लाइट को क्या करते हैं, उनको फैला देते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। ओके, उनको बिखेर देते हैं, हर तरफ क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। तो क्या होता है, कई सारे पार्टिकल, कई सारे लाइट पार्टिकल वो क्या करेंगे, अगर बिखेरेंगे, स्कैटरिंग करेंगे, तो क्या होता है, ब्राइटनेस शो होती है। तो पूरा पाथ ही क्या होता है, इसे करते करते थोड़ा ब्राइट शो होता है पहले के कंपैरिजन में। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बात समझ में आई क्या? ठीक है, और इसमें जो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो आया हुआ है कब, जेईई, ठीक है, जेईई 2016 में, क्या कि टिंडल इफेक्ट कब शो होता है। तो ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट कब शो होगा, आने वाली लाइट, अच्छे से सुन लेना बेटा, टिंडल इफेक्ट कब शो होगा, आने वाली लाइट, यानी लाइट और कोलोइडल पार्टिकल दोनों की वेवलेंथ क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। मैंने क्या कहा, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल एंड
ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ शुड बी सेम ऑर्डर, ठीक है, समान कोटि का होना चाहिए। मैंने क्या कहा, कोलोइडल कणों का आकार और तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होनी चाहिए, समान आकार की होनी चाहिए, सेम कोटि की होनी चाहिए। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों? तो बच्चों देखो नॉर्मली अपन बात करिए, जैसे अपन दुनिया में जितने भी सबस्टांस होते हैं, जो भी हो बेटा, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी को अपन खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं। बच्चा कहेगा तो सर खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो बंद आंखों से देख सकते हैं क्या? देखो नहीं बेटा, वैसे तो बंद आंखों से भी नहीं देख सकते, खुली आंखों से देखने का मतलब है बेटा, बोला जाता है कि डायरेक्टली देख सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। इसका रीजन क्या है? साइंस क्या कहती है कि अपन किसी भी सबस्टांस को, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अपन उसको कब देख पाते हैं? जब उसकी जो साइज होती है, उसकी साइज होती है और अपने उससे जो आने वाली जो रेज होती है अपनी कॉर्निया तक, रेटिना तक, वो क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। ओके, कैसे बेटा? नॉर्मली हमें पता, हम विजिबल लाइट की बात करते हैं। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? अरे 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, याद है ना बेटा? 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होती है किसकी? जो विजिबल लाइट होती है, विबग्योर, याद है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एक बात मैंने बताई है। तो कहने का मतलब क्या, विजिबल लाइट की रेंज ये होती है, वेवलेंथ की रेंज ये है, तरंग दैर्ध्य की परास ये है। अगर कोई पार्टिकल इसी साइज का है बेटा तो हम उसे देख सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं देख सकते। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे अपन यूनिसेलुलर एनिमल्स लेते हैं बेटा, तो जैसे मान लो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, नॉर्मली देखते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम अपन स्टडी करते हैं तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं, किसी के हाथ में अपने रख दिया ये लो अमीबा है, नहीं। अपन क्या करते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, माइक्रोस्कोप पे रखते हैं बेटा, तब क्या होता है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख के उसे देखा जाता है। इसका रीजन क्या है? माइक्रोस्कोप करता ही क्या है, उससे आने वाली जो रेज होती है, वेवलेंथ होती है, उनको क्या करता है, अपने जो कॉर्निया, रेटिना को देखने के लिए जितनी वेवलेंथ चाहिए उसकी साइज का बना देता है, यानी उसकी वेवलेंथ, उससे आने वाली रेज की वेवलेंथ को चेंज कर देता है, तरंग दैर्ध्य को परिवर्तित कर देता है, तो वो हमें दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट कब शो होगा? जब कोलोइडल पार्टिकल और वेवलेंथ दोनों की रेंज क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। क्लियर? और क्या होना चाहिए, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो, अपवर्तनांक भिन्न हो। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, अरे फॉर एग्जांपल जैसे बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है बेटा, और बाहर जो सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा, μ2 है। तो ये बताओ अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये बताओ कोई चेंज शो होगा क्या? कोई चेंज शो नहीं होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल रे ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो, अरे रे ऑप्टिक्स में करते क्या बेटा, कोई लाइट रेज है, लाइट रेज को क्या करें, अगर मान लो एयर से वो वाटर में जा रही है, लाइट रेज हो चाहे कोई रेज हो बेटा, अपन क्या करते हैं कि एयर से वाटर में जा रही है तो हमें पता है वो इजीली अपन डिफरेंट शो क्यों होती है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। रे ऑप्टिक्स में करते हैं ना, एयर का इतना होता है, ग्लास का इतना होता है, वाटर का इतना होता है, 3/2, 4/3, कई सारे म्यू अपन डिस्कस करते हैं। यस और नो? तो चाहे एयर से, चाहे मान लो कोई ग्लास है बेटा, ठीक है, कांच है, उस पर पास हो, उससे पास हो तो भी हमें अलग शो होती है, या फिर एयर से वाटर में जाए, वाटर से एयर में जाए, हमें अलग ही शो होती नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि एयर, वाटर, ग्लास, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, तभी हमें चेंज शो होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पर तो क्या था, जो लाइट थी, अरे सनलाइट थी, जैसे मान लो इस सोर्स से जो लाइट आ रही है वो लाइट थी, वो क्या थी, कलरलेस थी। अरे नॉर्मल इसमें कोई स्पेसिफिक को कलर दिखाई दे रहा था क्या? नहीं बच्चों, लेकिन इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद वो क्या होता है, थोड़ा ब्राइट कलर यानी चमकीला रंग दिखाई देने लग जाता है। इसका रीजन क्या है, वो स्कैटरिंग करती है। और स्कैटरिंग क्यों करती है? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इस एयर पार्टिकल से क्या था, डिफरेंट था बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये ध्यान रखना बेटा, जेई में क्या आया था, लेमडा, लेमडा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन म्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस और नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है वो क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, तो ही ये इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। बात समझ में आई क्या? क्लियर? चलो बच्चों, अब बात करें डेली लाइफ में क्या होते हैं। और एक चीज़ और है, ये क्या करता है, हेट्रोजीनस नेचर को भी शो करता है सॉल्यूशन की। हेट्रोजीनस नेचर कैसे, कोलोइडल पार्टिकल हमें पता है बच्चों दो टाइप के होते हैं, वही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन है मीडियम, अलग अलग पार्टिकल होते हैं। तो क्या होता है, इसलिए तो क्या होता है, ब्राइटनेस भी डिफरेंट कलर की दिखाई देती है बच्चों। जरूरी नहीं हमेशा एक ही जैसी हो बेटा, अलग अलग कलर शो हो सकता है, लेकिन पहले के कंपेरिजन में ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब देखो टिंडल इफेक्ट पर डेली लाइफ के क्या, जैसे एम्स टाइप के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि जनरल लाइफ के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कौन
से पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना टेल ऑफ कॉमेट्स, ठीक है, अरे धूमकेतु का तारा वो तो उसकी पूंछ दिखाई देती है, टेल दिखाई देती है, जो स्टार वगैरह होते हैं, देखा होगा बेटा। या फिर अपन क्या करते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, अरे स्काई है बेटा, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। या फिर ओशियन अपन देखते हैं, वो भी ब्लू कलर का शो क्यों होता है, क्योंकि ये भी लाइट की स्कैटरिंग करते हैं बच्चों। कैसे, हमें पता जो सनलाइट आती है उसमें सभी कलर होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो लाइट पार्टिकल है, चाहे वाटर मॉलिक्यूल है, ये सभी क्या करते हैं, पहले सन यानी सूर्य से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वापस उसे स्कैटरिंग यानी उसे बिखेर देते हैं हर डायरेक्शन में। और सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो होती है वो क्या होती है, ब्लू कलर की होती है, नीले रंग की होती है। तो हमें पता है चाहे ओशियन की बात करें, चाहे स्काई आसमान की बात करें, वो हमें क्या करते हैं, नीले दिखाई देते हैं। तो बच्चा कहेगा सर फिर ये डिफरेंट क्या है, मतलब इसका रीज़न क्या है। यानी जो नॉर्मल वाटर की बात करें वो तो हमें कलरलेस दिखाई दे रहा है, ओशियन हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ओशियन में वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करेंगे, हर पार्टिकल नेग्लिजिबल अमाउंट में स्कैटरिंग करेगा, अरे हर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, नेग्लिजिबल नगण्य मात्रा में प्रकीर्णन करता है बच्चों, बिखेरता है। तो क्या करता है, कैसे करते करते वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो सभी का क्या होता है, मेजरली इफेक्ट शो होता है। तो हमें अलग डिफरेंट कलर शो होता है, ब्लू कलर शो होता है। समझ में आ गया, क्लियर। या फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, जो प्रोजेक्टर होता है, मूवी वगैरह हम देखते हैं, तो आपने देखा होगा कभी थिएटर में, हाँ सर बहुत बार गए हैं, याद आ गया, मत याद दिलाओ सर, आंसू आ जाएंगे, ठीक है, इमोशनल मत हो जाना बच्चों। हम थिएटर वगैरह में जाते हो, आप जाते हो बेटा, देखा होगा, ठीक है। तो देखा होगा प्रोजेक्टर से लाइट आती है, वो क्या करती है, कर्टन पर जाती है, टकराती है, तो क्या होता है, वहां से पिक्चर शो होती है। वो भी क्या करता है, जैसे सेम यही तो इफेक्ट है, एक्स का फोकस होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग इफेक्ट शो होता है। ये भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है बच्चों। समझ में आ गया, यस और नो। और यहाँ तक को दिक्कत, यहाँ तक को दिक्कत है तो बोलो बेटा, फटाफट बोलो, फटाफट। यहाँ तक को दिक्कत है तो बोलो फटाफट। कल मैंने कहा था टीचर का पसीना पोंछने से पहले जवाब आ जाना चाहिए, जैसे मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी आ जानी चाहिए, वैसे ही जल्दी बोलो फटाफट। फटाफट। चलो बेटा, बिल्कुल ठीक है। किसी का डाउट है क्या? शाहरुख ठीक है, यस सर। प्रज्ञा, निकिता ठीक है, जयंत ठीक है, प्रदीप नो सर क्लियर है, सोहेल ठीक है, प्रेम, प्रज्ञा, निकिता, निकिता सैनी ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े। चलो तो ये तो अपने बात की बच्चों, क्या इसके जैसे मान लो प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करता है, कैसे करता है। लेकिन एक जो प्रॉपर्टी और है, ये ध्यान रखना, 2-3 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे करना है, क्या करना, रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कंफ्यूज होगे, बस करना कैसे है। और ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, बात करते हैं, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनके चार्ज की बात करते हैं बच्चों। देखो चार्ज यानी कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसे कैसे आ सकता है, कैसे आएगा बेटा। देखो पहला क्या दे रखा है, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। बच्चों देखो सरफेस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन। अरे सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल अगर डिसोशिएट होगा तो हमें पता है बेटा चार्ज आएगा नहीं आएगा। अरे पहला तो रीजन क्या दे रखा है, डिसोसिएशन, यानी ड्यू टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब क्या, टूटने की वजह से बेटा। ठीक है, अगर डिसोसिएशन होगा तो हमें पता चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा। आपको याद है बच्चों, कल जैसे कल नहीं परसों वो बताया था मैंने, पापा का कपड़ा धोना सुखाना, ये सब कई सारे प्रोसेस मैंने बताए थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा मान लो कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो ये बेचारा जब ब्रेक होगा, ये बेचारा जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, RCOO- और Na+। तो ये बताओ पूरे सॉल्यूशन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है नहीं आता, आता है बेटा। बस वैसे ही जो कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल क्या होंगे, कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, काम खत्म। इससे ज्यादा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। बच्चों देखो नॉर्मली आपने देखा होगा, क्या नॉर्मली आपने देखा जैसे अपना पाम फ्रिक्शन वाला केस होता है, या फिर ये देखे जैसे, या फिर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे अपन बालों में कंघी वाला केस होता है,
अपने बालों में जैसे कंघा करते हैं, सर अब तो लॉकडाउन में घर पे 2 महीने से किया ही नहीं, अरे बाल भी नहीं बनाए क्या? देखा होगा बेटा बालों में कई बार कंघे वाला केस होगा, सर अब नहीं करते होगे, चलो 2-3 महीने पहले करते थे आप, उसकी बात करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बावड़े से ऐसे ही घूम रहे होंगे, हमें पता है। तो कहने का मतलब क्या है, 2-3 महीने पहले जब आप नहाते थे, बालों में कंघा करते थे बेटा, उस टाइम आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कई बच्चे होते हैं ना जैसे 1 किलो तेल चपड़ लेते हैं बेटा, ऐसे पूरी बोतल खाली कर देते हैं, ऐसे सर पे डाल के ऐसे लग जाते हैं बेटा मालिश करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या होता है, यानी इतना ज़्यादा फ्रिक्शन कर देते हैं, तो कुछ ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ वो हाथों से इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है कि बेचारे वो बाल भी चार्ज हो जाते हैं बेटा, उनको गर्म कर देते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। फिर जैसे क्या होता है, कंघी वाला केस होता है, तो क्या होता है, चार्ज की वजह से वो अट्रैक्शन रिपल्सन फील करते हैं बेटा। अरे होता नहीं होता, होता है बेटा, वो भी क्या होता है, यानी कैसा होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसे ही बोला जाता है कि फिजिक्स का रूल क्या है कि जब ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है बेटा। ओके ठीक है। तीसरा क्या बोला है, ड्यू टू सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, इसको जरूर समझना बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ रहा हूं बेटा, ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। बच्चों देखो सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन इसका मतलब क्या होता है, ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, नाम से पता चल रहा है, ध्यान रखना कैसे करना। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब है क्या होता है, अदर पार्टिकल को अपनी सरफेस से ऐड कर लेना, क्लियर, ये एड्सॉर्प्शन होता है। लेकिन सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन क्यों बोला है बेटा, इसका मतलब समझना। देखो कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, मान लो AgI, मैंने क्या कहा, ये तो अपना क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ Ki, मैंने क्या कहा, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है AgI, इसमें मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया Ki। तो आपको याद है बच्चों एड्सॉर्प्शन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे अपने पेप्टाइजेशन देखा था, याद है ना। तो जो इसको सेलेक्टिव क्यों बोला, पहली बात तो ध्यान रखना, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बोला है उसमें देखें कौन कौन से आयन है, K+ और I-, यस और नो। तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, इनमें से किसी एक आयन को क्या करेंगे, अपनी सरफेस से ऐड कर लेते हैं। तो ये तो किसको ऐड करेंगे, K+ को या I- को, I- को, कॉमन आयन को बेटा, ध्यान है ना। इसका मतलब क्या होगा, फिर क्या बन जाएगा, AgI, ये तो था ही था, ये I- क्या हो जाएगा, यानी इसकी सरफेस से ऐड हो जाएगा। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों होता है, तो कल भी मैंने कहा था कि जैसे Ag+ क्या करेगा, I- के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, वैसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, तो वैसे I- को भी क्या करेगा, पार्शियली अट्रैक्ट करेगा बेटा, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, I- को अट्रैक्शन फोर्स फील करवाए तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होकर इसकी सरफेस से ऐड हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये क्या था, फुली नेगेटिव था या न्यूट्रल था, या AgI पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, ये नहीं बेटा, नेट चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रल है। लेकिन I- अगर इससे ऐड हो गया तो ये बताओ ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, यानी इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, क्लियर, ठीक है। या फिर अपन जरूरी नहीं हमेशा नेगेटिव आए, जैसे अपन ने ये लिया है AgI पर अपन ने क्या किया, AgNO3, ये मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट अपन ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों देखो इस पर तो नेट चार्ज 0 है, अब हमें पता है ये इलेक्ट्रोलाइट अगर ब्रेक होगा तो Ag+ और NO3- बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा। दोनों में से कौन सा आयन इसकी सरफेस से ऐड हो सकता है, जो कॉमन होगा, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो। ओके तो क्या होगा बच्चों, ये क्या बनाएगा, AgI, तो ऐसा कैसा, और साथ में जो Ag+ है वो इसकी सरफेस से ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सोल बन जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन, यानी सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसके कौन से आयन हैं, उसमें से किसी एक को अपनी सरफेस से ऐड कर क्या करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। समझ में आ गया, क्लियर, यहां तक बात ठीक है बच्चों। चलो बेटा देखो इसमें क्या दे रखा, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ठीक है बेटा। देखो कैसे करना, क्या करना, और इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दे रखा है शीट में बेटा गलत दे रखा, मिस प्रिंट है, ध्यान रखना, पॉजिटिव दे रखा है जबकि वो नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है। सेकंड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Ag+ है तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आई क्या, क्लियर। चलो बेटा देखो अब इसमें क्या कर रखा है बेटा, देखो जैसे कई सारे आपको जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव के कई सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज सोल और नेगेटिव चार्ज सोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमें ध्यान रखने हैं। देखो बच्चों कैसे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कौन से होंगे, कैसे होंगे, ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना बेटा। आगे का जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा बच्चों। देखो तो पॉजिटिव चार्ज सोल, एक तो मैं क्या लिख रहा हूं,
पॉजिटिव चार्ज सोल, यानी कुछ सोल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज सोल, यानी कुछ सोल पार्टिकल ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। ओके, तो एक तो ध्यान रखना बेटा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या कहा, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज सोल में आते हैं बच्चों। ओके, फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे अपन कहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके, ये क्या है बेटा, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सोल होगा। क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड अगर दे रखा है बच्चों तो वो भी क्या होगा, यानी कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज सोल में होता है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, मेटल ऑक्साइड जैसे अपन ये बोले बेटा, जैसे Al2 फॉर एग्जांपल Al2O3.XH2O, कई सारे एग्जांपल हमें ऐसे दे सकता है बच्चों। Fe2 क्या करेंगे, जैसे मान लो एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे Fe के रेस्पेक्ट में अपन को फेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल दे देगा .XH2O, कई सारे हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए दे देगा, ऑक्साइड की फॉर्म में देगा, वो भी कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज सोल होता है बच्चों। ठीक है, या फिर अपन जैसे बात करें बेटा, देखो हीमोग्लोबिन, अपन बात करें जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, या फिर जैसे बात करें सल्फर सोल। ओके, यानी सल्फर सोल ये भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में आता है। बात समझ में आई क्या, तो ये किसकी मैंने बात की है बेटा, पॉजिटिव चार्ज सोल की अपन ने बात की है। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों, नेगेटिव चार्ज सोल भी ध्यान रखना बच्चों। क्या, यानी ये तो मैंने किसकी बात की है, पॉजिटिव चार्ज सोल, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज सोल। ये बच्चों बोर्ड पे लिख के इसलिए बता रहा हूँ, आगे के जो पॉइंट डिस्कस करेंगे इन्हीं के बेसिस पे है। अगर आपको यही नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, ध्यान रखना कर नहीं पाओगे बच्चों। क्या, नेगेटिव चार्ज सोल कौन से होंगे, कैसे होंगे, ध्यान रखना। एक तो बच्चों जैसे अपन ने कहा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड तो कौन से हैं, पॉजिटिव, लेकिन आपसे बोले मेटल सल्फाइड, मैंने क्या कहा, मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल होंगे। मैंने क्या कहा, मेटल सल्फाइड क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज सोल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं बेटा आर्सेनिक सल्फाइड की अपन बात करें बेटा, तो क्या करेंगे, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड की अगर बात करें तो AH2S3, या फिर जैसे कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, निकल सल्फाइड, ये सब क्या होते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज सोल में आते हैं। क्लियर, एक मैं बोलूं जैसे मेटेलिक सोल, यानी मेटेलिक सोल ओनली मेटल अगर आपको दे रखी है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज सोल में आता है बच्चों। क्या कहा, ओनली मेटल अगर आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोल दे Ag, AU या फिर PT, ये भी क्या आता है, नेगेटिव चार्ज सोल में आता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो सीट में दे नहीं रखा है लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या, ब्लड, चारकोल एंड क्ले। क्ले मतलब समझते हैं ना, अरे मिट्टी होती है बेटा, मिट्टी का टाइप है ये, ठीक है। तो क्या कहा, ये भी कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो कैसे करना, क्या करना, ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, दिमाग में सेट क्या रखना बेटा, देखो समझना। क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड, एक तो क्या कहा मैंने, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, क्लियर, ठीक है। हीमोग्लोबिन, सल्फर सोल, ये क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज सोल है। फिर मैं क्या कहूंगा, मेटल सल्फाइड, ओनली मेटल, या फिर क्या कहेंगे बेटा, यानी जैसे ब्लड की बात करिए, ब्लड हो गया, चारकोल हो गया, क्ले हो गया, ये कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज सोल के एग्जांपल है। समझ में आ गया, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे का चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फटाफट। इनमें कोई दिक्कत है तो बोलो। इनमें कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, चलो बेटा। तो ये अपने बात की बच्चों देखो, यानी चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज की अपन बात करें तो चार्ज के कई सारे मेथड अपने देखे हैं। जैसे मान लो कैसे फ्रिक्शन वाला केस हो बच्चों, चाहे कैसे करें सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हो बच्चों। एक ऐसे ही बात कर रहा है, क्या, मीडियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा, तो देखो फोर्थ टाइप क्या देखते हैं, चार्ज की वजह से ड्यू टू, यानी ड्यू टू मीडियम,
यानी माध्यम की वजह से कैसे होता है, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या है बच्चों, कोई आपको कोलोइडल सॉल्यूशन दे दे, वो आपको एसिडिक मीडियम में दे रखा है या बेसिक मीडियम में दे रखा है। ओके, अच्छे से समझ लेना, बच्चा रटता है कि एसिडिक मीडियम में ऐसा, बेसिक मीडियम में ऐसा, जो गलत है बच्चों। मैंने क्या कहा, एसिडिक में कैसा होगा, बेसिक में कैसा होगा, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो इजी वे में समझना, कैसे ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अमीनो एसिड का मैं एग्जाम्पल लूँ बेटा, NH2CH2COOH, क्लियर, ठीक है। अब इस अमीनो एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग मीडियम के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ बेटा। एक मैं ले रहा हूँ एसिडिक मीडियम, एक तो मैंने कौन सा लिया है, इसको मैंने एसिडिक मीडियम में रखा है, और एक मैं इसी को क्या कर रहा हूँ बच्चों, बेसिक मीडियम के रेस्पेक्ट में मैं स्टडी कर रहा हूँ। कौन सा मीडियम मैंने लिया है, बेसिक मीडियम, क्लियर, ठीक है। देखो ये जो एमिनो एसिड मैंने लिया, इसको मैं दो अलग अलग मीडियम के रेस्पेक्ट में इसकी बात करूँ तो एसिडिक मीडियम का कैरेक्टर क्या होता है, जैसे आयनिक में डिटेल से पढ़ा है, एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करना या OH- गेन करना, क्लियर। मैंने क्या कहा, H+ से डोनेट करना। इसका मतलब ये जो मीडियम है वो क्या करेगा, अरे H+ डोनेट करेगा या नहीं करेगा। मीडियम अगर एसिडिक है तो मीडियम एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा मतलब मीडियम H+ डोनेट करेगा। मीडियम अगर H+ डोनेट करेगा तो ये एमिनो एसिड क्या करेगा, H+ गेन करेगा, यस और नो, क्लियर। अगर H+ गेन करेगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, NH3+, और क्या बनेगा बच्चों इसमें, CH2 और COOH। बात समझ में आई क्या। और ये बताओ ऐसी कंडीशन है तो चार्ज कैसा आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, समझ में आ गया। अरे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। या अपन बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम क्या होता है बच्चों, हमें पता बेस का नेचर क्या होता है, OH- आयन डोनेट करना या H+ गेन करना। यहाँ पर अपन H+ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। मैंने क्या कहा, आयनिक में अपन ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में बेस क्या होता है बेटा, OH- आयन डोनेट करने वाला या फिर H+ गेन करने वाला। इसका मतलब अब मीडियम क्या करेगा, H+ आयन गेन करेगा। और ये H+ आयन गेन कहाँ से करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट अपन ने लिया है, सॉल्यूशन अपन ने लिया है, उससे क्या करेगा, H+ गेन करेगा। तो देखो मैं H+ की डायरेक्शन किधर बना रहा हूँ, मीडियम की तरफ बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ तो एसिडिक मीडियम था, मीडियम खुद H+ डोनेट करता है तो ये गेन करेगा, समझ में आ गया। लेकिन बेसिक मीडियम है, बेस का नेचर क्या होता है, OH- आयन डोनेट करना या H+ गेन करना। तो ये H+ कहां से गेन करेगा, जो अपने एग्जांपल लिया उससे गेन करेगा, ओके। और अगर इसका मतलब मीडियम अगर गेन करेगा H+ तो ये डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसे NH2CH2COO-, यस और नो। अरे बात समझ में आई। और अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बताओ बच्चों, एक H+ का लॉस कर दिए तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ गया, यस और नो। अरे बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर एसिडिक मीडियम में अगर अपन बात करें तो ये बताओ चार्ज कैसा आएगा, सोल पर कोलोइडल सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन आता है कैसे, समझ में आ गया, क्लियर। रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ओके। चलो यहां तक बताओ, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़े फिर। चलो बेटा, एक देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। बच्चों देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या कहती है बच्चों, देखो डबल लेयर का मतलब भी क्या होता है, सीधी सी बात है, यानी इसमें दो लेयर की बात करा बच्चों। कैसे, नॉर्मल इसने क्या कहा कि कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है बच्चों, अपन ने क्या कहा, जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अरे आयंस को अपनी सरफेस से ऐड करता है, नहीं करता, करता है बच्चों। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यानी डबल लेयर मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है बेटा, दूसरी परत, ओके, यानी दो परत होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बात करूं बच्चों, तो अपन ने एग्जांपल जैसे ये लिया था अपन ने AgI का मैंने लिया बेटा क्या, जैसे KI में हमने मिलाया था, ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब क्या होता है कि ये तो अपना सॉल्यूशन है, जैसे AgI का मैंने क्या कहा, AgI का सॉल्यूशन है, ये तो अपना मान लो मेन कोलोइडल सॉल्यूशन है, क्लियर, ठीक। अब हमें पता है अगर ये दो टाइप के आयन है, K+I- है, तो ये बताओ कोलोइडल पार्टिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, अरे कॉमन आयन की वजह से I- को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है, I- की एक लेयर हो जाती है बच्चों। बात समझ में आई क्या, अरे इसकी सरफेस पर क्या हो जाती है, I- की एक लेयर हो जाती है बच्चों। ये पहली लेयर है,
बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा फिक्स्ड लेयर। मैंने क्या कहा? फिक्स्ड लेयर। अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इसको फिक्स्ड लेयर या निश्चित परत बोला जाता है, फिक्स होती है। क्लियर? लेकिन ये बताओ, अगर इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन की वजह से अगर इसकी सरफेस पर I माइनस अगर आकर ऐड हो गए तो हमें पता है बच्चों सरफेस पर I माइनस यानी नेगेटिव चार्ज की क्या होगी? एक्सिस में हुआ नहीं हुआ? सरफेस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें पता है बेटा बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए जो सॉल्यूशन में क्या है बच्चों? अरे K प्लस भी तो है, ये तो हमें पता है इससे आकर ऐड हो गया, सॉल्यूशन में क्या बच गया? K प्लस भी बच गया। तो ये जो सरफेस है बच्चों फिक्स्ड लेयर है वो क्या करेगी? जो दूसरा K प्लस बच गया उसको भी अपनी सरफेस से अट्रैक्ट करके ऐड कर लेती है। मैंने क्या कहा? जो K प्लस बच गया वो भी क्या होता है? अगर इसकी सरफेस से ऐड हो जाए तो क्या होगा? एक परत और बन जाती है। इसको बोलते हैं बेटा डिफ्यूज लेयर यानी विसरित परत। ठीक है, दूसरी परत सेकंड लेयर बन जाती है। क्लियर? और इन दोनों परत के बीच में एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता नहीं होता? होता बेटा। इसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। काम खत्म, इससे ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या यानी डबल लेयर कैसे बनती है? डबल लेयर मतलब क्या? जो आपने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया वो कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर ऐड कर लेगा और कॉमन आयन को सरफेस पर ऐड करने की वजह से इस पर क्या होता है? कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डिपेंड करेगा कॉमन कैसा है, पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है। क्लियर? और जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी सरफेस पर ऐड कर लेता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्लियर? ठीक है, अब जो लेयर जो बनी है पॉजिटिव की है तो बच गया, जो नेगेटिव बच गया उसको वो अट्रैक्ट करता है, या फिर नेगेटिव की लेयर बनी है तो सॉल्यूशन में बचे हुए पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरी लेयर भी बन जाती है। इसे बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, विसरित परत। और दोनों लेयर के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वो कोई खास बात नहीं है, बस दो लेयर कैसे बनती है ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? चलो बेटा, अरे बात समझ में आ गई? चलो बेटा, अब अपन जो बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? एग्जाम के स्क्रीनशॉट ले लिया ना? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा उसका हमें डिस्कशन करना है। कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों। क्या होता है, कैसे होता है। मैंने क्या बोला है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये तो समझ जाना, इसका मतलब इसका हमें खासकर ध्यान रखना है, तो रखना ही है बच्चों। क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम इसी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे बेटा। ओके? क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों में ध्यान रखना, नीट हो चाहे जेई हो बेटा। ठीक है, नीट और जेई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके? क्या होता है बेटा? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक वर्ड और बोलते हैं बेटा, फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन, और एक इसको प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, दो कॉमन सी बात है, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कोएगुलेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? इससे स्कंदन बेटा, वही बात है, स्कंदन। ओके? स्कंदन, इसे अवक्षेपण बोलते हैं। स्कंदन का यानी कोएगुलेशन का मतलब भी क्या होता है? एक जगह जमा होना। और क्या बोलते हैं? जो पेप्टाइजेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप का निर्माण होना, इसका मतलब भी क्या होता है? एक जगह जमा होना। क्लियर? एक बच्चों आपको नाम याद हो तो बेटा, एक वर्ड लास्ट लेक्चर में आया था, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण, याद है ना? अरे पेप्टाइजेशन में क्या होता है? पार्टिकल को ब्रेक कर देना, अरे सबस्टांस को ब्रेक कर देना, याद है ना? कोएगुलेशन में उसका अपोजिट होता है, क्या करना? एक जगह जमा कर देना, इकट्ठा कर देना। समझ में आ गया? क्लियर? तो ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कैसे बनेगा, क्या करना, समझना। तो पहली बात तो कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन या क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन, सबका मतलब वही है, स्कंदन, अवक्षेपण। ओके? ठीक है, तो क्या करेंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स का, कोलोइडल पार्टिकल का एक जगह जमा होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। क्लियर? ठीक है, अब इसके कई सारे तरीके होते हैं बच्चों, कैसे करना, क्या करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। पहला तो क्या करता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने क्या कहा? पार्टिकल का एक जगह जमा होना। ओके? इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? अगर हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जैसे मान लो इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर इसने बोला है, ये मेथड आगे भी काम आएगी बच्चों। ओके? ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, फोरेसिस, फोरेसिस का मतलब होता है, फोरेसिस मतलब मूवमेंट करना, ट्रांसफर होना। ओके? इलेक्ट्रो, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने क्या कहा? जहां नाम आ जाए इलेक्ट्रो का समझ जाना, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहा है। ओके? यानी क्या करेंगे बच्चों? नॉर्मली अपन क्या करेंगे? कोई कंटेनर है, इसके अंदर अपने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है, कोई अपने सॉल्यूशन ले लिया बेटा, इसमें अपन ने क्या किया?
दो प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव वाली है दूसरी नेगेटिव वाली है। क्लियर। अब हमें पता है इसमें कोलोइडल पार्टिकल है, कुछ मान लो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले हैं। और जैसे अपने क्या किया बेटा, बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन करेगा? ये प्लेट अपनी तरफ नेगेटिव वाली अट्रैक्ट करेगी नहीं करेगी? अरे फिजिक्स का रूल ध्यान है ना, सेम चार्ज में रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, यस और नो? वही बात है, सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कई सारे पॉजिटिव पार्टिकल इसके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और कई सारे नेगेटिव पार्टिकल इस प्लेट की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और पार्टिकल को एक जगह गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, यही तो क्या होता है, कोगुलेशन होता है। तो एक तरीका तो कोगुलेशन का ये है बच्चों। क्लियर। दूसरा क्या दे रखा है, बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल। बच्चों देखो अपोजिट चार्ज सोल की बात कर रहा है बच्चों, देखो कैसे, इसका मतलब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, ये सोल कैसा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या कहा, अपोजिट चार्ज सोल को अगर हमें मिलाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों सोल को अगर हम मिला दे तो हमें पता है बेटा, अरे क्या होगा, ऐसा कोई सबस्टेंस बनेगा। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ओनली पॉजिटिव थे ओनली नेगेटिव थे, दोनों अगर मिल गए तो कॉमनली क्या होगा, जो सबस्टेंस बनेगा इसका मास ज़्यादा होगा नहीं होगा, और मास ज़्यादा होगा तो पार्टिकल एक जगह डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, डिपॉजिट होगा। पार्टिकल का एक जगह जमा होना, इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, कोगुलेशन। समझ में आ गया? क्लियर। फिर क्या दे रखा, बॉइलिंग है। बॉइलिंग में बेटा यही बात होती है कि आप बॉइलिंग में जैसे नॉर्मली ये माना जाता है, बच्चा कहेगा सर बॉइलिंग में एक जगह जमा कैसे हो सकता है। नॉर्मली ये मानते हैं बॉइलिंग से तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी इंक्रीज तो होती है बेटा, वो तो डिपेंड करता है बेटा लिक्विड अगर हो तो बात करते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल की बात करते हैं नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अरे सॉलिड फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो क्या करते हैं नॉर्मली, अगर अपन बॉइलिंग करेंगे, मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में आपने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, इसको आपने आग लगा दी, यानी आपने इसे हीट दी, तो हमें पता है टेम्परेचर गेन करके, हीट गेन करके नो डाउट इन पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों, ये हमें पता कंटेनर की वॉल से या आपस में अरे कोलिजन करेंगे नहीं करेंगे, और ज्यादा कोलिजन करेंगे, और कोलिजन कर करके हमें पता हर चीज की एक अति होती नहीं होती, अरे एंडिंग होती नहीं होती है, हर चीज का अंत होता है। तो क्या करेंगे, हीट गेन करके इनकी एनर्जी इंक्रीज तो हुई है, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होने से कोलिजन भी ज्यादा होगी, तो किसी दूसरे पार्टिकल या कंटेनर की वॉल से कोलिजन कर करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे और लास्ट में खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, मैंने क्या कहा, खुद की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी लास्ट में बेटा, एक दूसरे को ट्रांसफर करके कोलिजन करने से लास्ट में खुद की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि पार्टिकल एक जगह रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। अरे अच्छे से मान लो काफी गुस्सा था बेटा, अच्छे से झगड़ा किया जचा के बेटा, ठीक है, और लास्ट में हमें थक हार के खुद पड़ जाता नहीं पड़ जाता, वही कंडीशन है बेटा। मैंने क्या कहा, हीट गेन करके पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज तो होती है, लेकिन किसी अदर पार्टिकल या कंटेनर की वॉल से कोलिजन बहुत ज्यादा होती है, और कोलिजन कर करके पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं, और एनर्जी ट्रांसफर करते करते खुद की एनर्जी बहुत कम होती है, लास्ट में एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि एक जगह जमा होने लगते हैं, और एक पार्टिकल का एक जगह जमा होना, इसी को तो बोलते हैं कोगुलेशन। काम खत्म। ओके ठीक है। एक क्या बोला बेटा, परसिस्टेंट डायलिसिस है। परसिस्टेंट डायलिसिस में क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, डायलिसिस का मतलब ही क्या होता है बेटा, सेपरेट करना, अलग करना। परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को अलग कर लेते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, बाकी के पार्टिकल होते हैं वो खुद ही क्या होंगे, न्यूट्रल फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, पेंडे में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं बेटा। आ गया समझ में, बात समझ में आई क्या। अब इसका जो एक नेक्स्ट दे रखा है बेटा, नंबर 5 जो प्रॉपर्टी दे रखी है, अपन ने क्या कहा, चार्ज की तो अपन बात कर रहे हैं, लेकिन चार्ज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये होगा, दो अपोजिट चार्ज को ऐड करने पर ये होगा, ये तो सब बकवास बात है, कोचिंग के टेस्ट पेपर या सीट के लिए है सिर्फ, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने हेडिंग लिखी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा, इसका ध्यान रखना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मैंने क्या कहा, इसकी जो नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं क्या, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके अपन देखते हैं कैसे अपन कोगुलेशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों। ओके देखो बच्चों, साइंटिस्ट ने क्या कहा कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, मैंने क्या कहा, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें क्या करेंगे, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करे, अब अच्छे सुनते जाना इस कॉन्सेप्ट को, इन्होंने क्या कहा,
कि कोई भी कोलोइड सॉल्यूशन है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अरे इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन है इसकी सरफेस से ऐड हो जाएंगे। क्लियर, इसके सरफेस से ऐड होंगे। कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट जैसे देखा था वैसे क्या कॉमन आयन नहीं भी है तो भी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट में अपोजिट चार्ज आयन होता है वो क्या करेगा, इसको कोगुलेट करेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो उसका मास ज़्यादा होगा नहीं होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक जगह पेंदे में सेटल डाउन यानी बॉटम पे इकट्ठा होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। और पार्टिकल का एक जगह जमा होना, इसी को तो अपन बोलते हैं कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन। बेटा समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके क्या करना, पार्टिकल को एक जगह जमा करना, उसे क्या बोलते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन। क्लियर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमें पता किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, अगर हमें कोगुलेशन करना है तो हमें रिजल्ट किसके रेस्पेक्ट में देखना है, अपोजिट चार्ज के रेस्पेक्ट में। मैंने क्या बोला है, अपोजिट चार्ज के रेस्पेक्ट में। बेटा कैसे, अगर बाय द वे हमें कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज वाला दे रखा है, तो उसके कोगुलेशन के लिए आयन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मैंने क्या कहा, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज सोल है तो सीधी सी बात है उसे ऐड कौन होगा, नेगेटिव वाला होगा। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा नेगेटिव दे रखे हैं तो सबसे बेस्ट कौन होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो। सुन लेना इस बात को, अगर सोल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कोगुलेशन कौन सा आयन करेगा, नेगेटिव चार्ज आयन करेगा। और अगर कई सारे नेगेटिव अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन कौन करेगा, यानी जिसकी नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। यस और नो, या मैं उल्टा बोल दूं बेटा, इसका सोल अगर नेगेटिव चार्ज है, सोल कैसा है, नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो इसका कोगुलेशन किससे करना है, अरे पॉजिटिव वाला आयन आपको देखना है। और अगर कई सारे पॉजिटिव आयन अवेलेबल है तो सबसे ज्यादा कोगुलेशन कौन करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यस और नो, मैंने क्या बोला समझ में आ गया, यस और नो। तो एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना बच्चों। देखो सीधा नीट में पूछा हुआ है क्या, कोगुलेशन पावर, ये जरूर ध्यान रखना। स्कंदन क्षमता क्या कहा, कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। मैंने क्या कहा, कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। ये जो मैंने रिलेशन बोला है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, नीट में डायरेक्टली पूछा गया था। कोगुलेशन के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है, बच्चा कहेगा सर कब पूछा गया था, तो ये पूछा गया था बेटा नीट 2018। आ गया समझ में, यानी किसकी कोगुलेशन पावर कम होगी, किसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, सोल चाहे कैसा भी हो, फिर सुन लेना एग्जांपल ये समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सोल कैसा भी हो, आपको क्या देखना है, अपोजिट चार्ज देखना है। अरे वैलेंसी का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी सीधी सी बात है -1 -2 -3, तो नेगेटिव में जितनी वैल्यू या पॉजिटिव में जितनी ज्यादा वही उसकी वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। इस रिलेशन में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। क्या, जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कोगुलेशन पावर चेक करनी है तो उसके लिए क्या करना है, अपोजिट चार्ज तो होना ही चाहिए। पॉजिटिव सोल के लिए देख रहे हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नेगेटिव सोल देख रहे हो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, लेकिन उस पर भी आयन पर चार्ज अपोजिट तो होना चाहिए, लेकिन उसकी वैलेंसी भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा इस बात को समझना अच्छे से, कैसे करना है बेटा, क्या करना है समझना इस बात को अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है पॉजिटिव चार्ज सोल। मैंने कैसा लिया है बेटा, अरे सोल कैसा लिया है, पॉजिटिव सोल लिया है। ओके, सोल कैसा, अच्छे समझना एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूँ। सोल कैसा है बेटा, पॉजिटिव सोल है। अब मैं कई सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक लिखा है NaNO3, एक मैं लिख रहा हूँ बेटा Na2SO4, एक मैं लिख रहा हूँ Na3PO4। बात समझ में आई क्या, ठीक है बेटा। एक मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे मैं ले रहा हूँ नेगेटिव सोल। अच्छे समझना इस बात को, नेगेटिव सोल, और नेगेटिव सोल के अकॉर्डिंग हमें पता है अब हमें क्या करना। इसमें आपको जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दे दे बेटा, मैंने क्या कहा एग्जाम्पल कई सारे दे सकता है। जैसे मैं बोल दूं बेटा जैसे NaCl, या फिर मैं बोल दूं जैसे NgCl2, या फिर मैं बोल दूं जैसे AlCl3। समझ में आ गया, यस और नो। चलो बेटा अब बात करते हैं। देखो सोल आपको कैसा दे रखा था, नेगेटिव, ये पॉजिटिव सोल था, ये नेगेटिव सोल है। क्लियर, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन से मिला रहा है, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाए गए हैं। अब ये बोलेगा तीनों इलेक्ट्रोलाइट में कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो देखना बेटा किसके होगी। सबसे पहले इन पे चार्ज देख लो, हमें पता है Na पर क्या +1, तो इस पर क्या -1। अरे Na फर्स्ट का है, रेडॉक्स में बताइए मैंने एक एक बात, ध्यान है ना,
एक Na पर +1 तो 2 पे क्या +2 तो सल्फेट पर कितना -2, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है Na पर +1 तो हमें पता 3 पर कितना +3 तो इधर क्या हो गया -3, यस और नो। चलो बेटा, इसका मतलब देखो एक बात तो श्योर है, सोल खुद कैसा है, सोल मैंने क्या कहा था, कोलोइडल सॉल्यूशन को सोल भी बोल देता है, याद है ना, सोल जेल इमल्सन। तो नॉर्मली क्या होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट वाला ही होता है सोल, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को नॉर्मली डायरेक्टली सोल भी बोल देगा, क्लियर। देखो बेटा क्या कहा, सॉल्यूशन कैसा है पॉजिटिव, यानी सोल कैसा है पॉजिटिव, तो देखना इसकी कोगुलेशन पावर किससे चेक करनी है, यानी कौन सा इसको आसानी से कोगुलेट कर सकता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज की वैलेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी पॉजिटिव वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, नेगेटिव वाले से मतलब है, क्योंकि सोल कैसा है पॉजिटिव। यानी इस सोल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आयन बेस्ट होगा, तो वो देखने के लिए क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव वाला आयन देखो। बच्चा कहेगा सर नेगेटिव वाला देख लिया, इसमें नेगेटिव क्या है NO3-1, इसमें क्या है SO4-2, इसमें क्या है PO4-3, सर 3 नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव में सबसे बेस्ट कौन सा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, इसका मतलब पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे बेस्ट होगा बेटा। इसका मतलब -1, -2, -3 तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन से पर है, तीसरे पर है, तो वो क्या होगा, सबसे इजीली कोगुलेशन कर सकता है, उसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें बच्चों, देखो कैसे, अगर नेगेटिव सोल तुम्हें दे रखा है, सोल कैसा हो, नेगेटिव सोल हो, तो क्या करना, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट या तो आपको डायरेक्टली आयन की फॉर्म में दे देगा, अगर आयन की फॉर्म में ना देखे इलेक्ट्रोलाइट बोले तो उनका चार्ज देख लेना बच्चों। कैसे, हमें पता है Na चार्ज कितना +1, Cl पे कितना -1, क्लियर। Mg क्या आता है बेटा, सेकंड ए का होता है तो क्या होता है +2, Cl क्या होता है -1, Al पर कितना आएगा +3 और ये -1। अरे रेडॉक्स में हर चीज मैंने बताई है कैसे आता है, ये तो ध्यान है ना, क्लियर, ठीक है बेटा। अब एक बात तो श्योर है, सोल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज सोल है या नेगेटिव है, ये बेटा पॉजिटिव था तो नेगेटिव आयन से देखा। अब सोल कैसा अपना, नेगेटिव चार्ज सोल है, अगर सोल नेगेटिव चार्ज है तो मुझे आयन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला आयन चाहिए। तो देखो नेगेटिव साथ में है, इससे हमें मतलब नहीं है, इसको बढ़ने दो, इसको छोड़ो, Cl-, इसका काम है क्या, नहीं। अब सोल नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव वाला आयन चाहिए, क्लियर, पॉजिटिव वाला आयन चाहिए। तो 3 टाइप के पॉजिटिव है बेटा, कौन कौन से, Na+, Mg+2, Al+3, लेकिन मुझे पता है सोल जैसा होगा इसके लिए कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। अपोजिट चार्ज आयन का मतलब है सोल नेगेटिव है तो आयन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वाला होना चाहिए, और पॉजिटिव में जो सबसे ज्यादा होगा, जिसकी पॉजिटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा किसकी बेटा, Al+3 की, तो क्या होगा उसके बाद Mg+2, उसके बाद NaCl, क्लियर। तो ये मैंने क्या बताया, कैसे बताया, समझ में आ गया। और ये एक साइंटिस्ट ने बताया तो हार्डी-सुल्ज़े रूल भी बोल देता है बेटा, हार्डी-सुल्ज़े का नियम कैसे होता है, क्या होता है, एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्या, कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। बेटा समझ में आ गया, यस और नो, और यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, क्लियर। ये साइंटिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखना बेटा, कहीं पर आ जाए तो क्या, हार्डी, और क्या करेंगे, सुल्ज़ रूल, इन्होंने बताया था बेटा हार्डी-सुल्ज़ रूल क्या होता है, कैसे होता है। अब कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, ये जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। इस देखो इसमें शीट में भी 2 एग्जांपल दे रखे बच्चों, मैं करके बताऊंगा कैसे करना है, फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो इनमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट, जल्दी बोलो। देखो शीट में कुछ क्वेश्चन दे रखे, मैं करके बताऊंगा बोर्ड पे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फटाफट बोलो। फटाफट बोलो, कर लिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, सोहेल, प्रदीप, प्रज्ञा, निकिता, प्रेम, ठीक है बेटा, बिल्कुल प्रेम फर्स्ट में ठीक है, -3, सेकंड में +3, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा अब क्या करते हैं बच्चों, देखो शीट में कुछ 2-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। करीना, अरे कहाँ गई, आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। अरे बाकी बच्चे सो रहे हो गया, 4-5 बच्चों छोड़कर बाकी का आंसर नहीं आ रहे, बाकी कहाँ गए। चलो बाकी रहमान क्या कर रहा है, दृष्टि, जयंत, करीना, कुमकुम,
और बाकी ठीक है, बाकी तो आंसर दे रहे हैं। शाहरुख आंसर दे रहा है क्या? बाकी भी आंसर दो बेटा। अरे कोई भजन सुनने थोड़ी हैं बेटा हम, ठीक है, रिप्लाई जरूर दिया करो, कैसे करना है क्या करना है। ओके चलो बेटा देखो शीट में 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो मैंने नाम लिए उनके आंसर तो अब आने ही चाहिए, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ कैसे करना है क्या करना है। ओके बच्चों देखो क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग फ्लोकुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बोला है बच्चों FeOH3 सोल। क्लियर, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें पूछा क्या, मोस्ट इफेक्टिव फ्लोकुलेशन, इसका मतलब फ्लोकुलेशन सबसे ज्यादा करेगा, यानी जिसकी कोगुलेशन पावर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोगुलेशन पावर क्या करेंगे सबसे ज्यादा हो, वो हमें पूछा है। ओके ठीक है बेटा, इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों Na3PO4। दिमाग लगाते जाना बच्चों, फटाफट आंसर मैसेज कर देना मुझे क्या होगा। सेकंड मुझे क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है इसने, MgCl2। क्लियर, ठीक है। थर्ड क्या बोला है बेटा, थर्ड में बोल रहा है Al2SO4 होल थ्राइस। ओके ठीक है बच्चों। फोर्थ क्या बोला है, फोर्थ में इसने बोला है बच्चों K4FeCN6। ठीक है चलो बेटा कैसे करना है क्या करना समझना। अब हमें क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन क्या है ये, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर हमें दे रखा है तो क्या करना है इसमें, यानी कोगुलेशन पावर कौन से इलेक्ट्रोलाइट की सबसे ज्यादा होगी। तो पहली बात तो मैंने कहा था बेटा, फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा सोल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे मैंने क्या कहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सोल, यस और नो। अरे पॉजिटिव सोल है या नहीं है, अगर ये पॉजिटिव सोल है तो एक बात तो श्योर है, जो हमें दे रखा है उसमें नेगेटिव वाला हमें देखना है, नेगेटिव जिस पर सबसे ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी बच्चों। ओके कैसे करना है, एक सोडियम पर कितना, अरे ये तो फर्स्ट एक है तो +1, एक पर +1 तो 3 पे कितना, +3 तो इधर कितना -3, ये हमें पता है Mg+2, क्लोरीन पर -1। देखो एल्यूमिनियम पर क्या आएगा +3, सल्फेट पर क्या आता है -2, पोटेशियम पर +1, एक पर +1 तो 4 पे +4, इधर क्या आएगा -4। यस और नो, इसका मतलब एक बात श्योर है, हमने क्या कहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा सोल होता है बेटा, पॉजिटिव सोल होता है। अगर पॉजिटिव सोल होगा तो इसका कोगुलेशन करने के लिए, फ्लोकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन होगा, नेगेटिव जिस पर सबसे ज्यादा हो। समझ में आ गया। तो देखो इसमें जो नेगेटिव वाला है, इस पर नेगेटिव में वैल्यू कितनी है -3, इसमें कितना है -1, इसमें कितना है -2, इसमें कितना है -4। तो सबसे बेस्ट कौन हो गया, ये वाला हो गया बेटा। यस और नो, क्लियर। फटाफट को दिक्कत है तो बोलो फटाफट। आंसर है किसी का, आंसर नो सर 4, प्रेम स्वामी 3, प्रदीप 1, निकिता करीना डूडी 1, ठीक है। और क्या, शाहरुख 4, प्रज्ञा रितु जांगिड 4, प्रदीप, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन कैसे हुआ अब तो समझ में आ गया। क्लियर, अरे बात समझ में आई क्या। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक इसमें और दे रखा है शीट में, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड करवा रखे हैं ताकि आप समझ सको, रटना नहीं पड़े बेटा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कॉजिंग फ्लोकुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, आर्सेनिक सल्फाइड की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, इसके लिए क्या बात कर रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड के लिए कोगुलेशन सबसे ज्यादा, यानी कोगुलेशन पावर क्या होनी चाहिए, सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, ये हमें बोल रहा है बेटा। क्लियर, चलो बेटा तो देखो ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों। देखो एक हमें क्या दे रखा है Na3PO4, बात समझ में आई। दूसरा हमें क्या दे रखा है बेटा, ये MgCl2, ठीक है सर, सेम यही ऑप्शन दे रखे हैं क्या, यही दे रखा है MgCl2। तीसरा इसने क्या बोला है, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और नंबर 4 क्या बोला है बच्चों, वही K4FeCN6। अरे समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा अब देखते हैं कैसे करना क्या करना। एक बात तो श्योर है, मैंने क्या कहा था, मेटल, अरे मेटल का सोल कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अरे मेटल कैसा होता है, नेगेटिव सोल होता है, यस और नो। इसका मतलब अगर इसका हमें क्या करना है बेटा, अगर फ्लोकुलेशन करना है, कोगुलेशन करना है, तो सामने वाला चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बेटा पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि खुद कैसा है ये, खुद ये नेगेटिव चार्ज सोल है। समझ में आ गया। अरे खुद कैसा है ये, नेगेटिव चार्ज सोल है, तो हमें आयन कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। क्लियर, तो देखते हैं पॉजिटिव वाला किस किस में है, कैसे है। सोडियम पर कितना +1, इधर कितना -3, क्लियर। Mg पर कितना बेटा +2, इधर कितना -1,
1 mg पर +2 तो इधर -2, 2 क्लोरीन पर -2 तो 1 पर कितना -1। क्लियर, ठीक है। एल्यूमिनियम पर कितना आएगा +3, ये -2, ये कितना +1 और ये -4। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब देखो सोल खुद नेगेटिव है, सोल अगर खुद नेगेटिव है बच्चों तो ये बताओ चाहे इसके नेगेटिव आयन चाहे कितना भी हो, इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। ये खुद नेगेटिव है तो हमें पता है इसके लिए हमें आयन कैसा चाहिए, अपोजिट वाला चाहिए। खुद नेगेटिव तो आयन कैसा चाहिए, पॉजिटिव वाला। अब कई सारे पॉजिटिव है तो ये बताओ इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा, जिस पर पॉजिटिव वाले पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। मैंने क्या कहा बेटा, पॉजिटिव वाले पर इस पर कितना चार्ज, +1 +2 +3 +1, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किस पर है, थर्ड वाले पर। बेटा समझ में आ गया, यस और नो, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट, आंसर आया किसी का। चलो शाहरुख थर्ड, करीना थर्ड, शाहरुख 4, निकिता थर्ड, प्रेम, प्रज्ञा, प्रदीप, निकिता, ठीक है बेटा, करीना फर्स्ट, ठीक है, रितु थर्ड। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, लेकिन समझ में आया या नहीं, बात समझ में आई बेटा, कैसे आपको करना है, यस और नो। अरे कैसे करना है ताकि रटना नहीं पड़े, कैसे करना है बेटा ताकि रटना नहीं पड़े, फटाफट बोलो फिर आगे बढ़े। चलो बेटा वेरी गुड। तो ये अपने बात की किसकी, कोगुलेशन पावर क्या होती है, कैसे होती है, क्या करना बेटा, ओके। कोगुलेशन पावर कैसे करनी है, क्या करनी है, इसी से रिलेटेड बेटा एक टर्म और है, ठीक है, एक टर्म और है बच्चों। देखते हैं ये हमें क्या बोला है, कोगुलेशन वैल्यू की बात करा, कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू बेटा, ओके। क्या करेंगे बच्चों समझना, नेक्स्ट क्या करते हैं, कोगुलेशन, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन वैल्यू, क्या कहा, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन वैल्यू, इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा बेटा CV। क्या कहा, वो क्या था, कोगुलेशन पावर, ये क्या है, कोगुलेशन वैल्यू। क्लियर, बच्चा कहेगा सर ये क्या आ गया, बच्चों देखो बात वही है, क्या, एक सिंपल सी बात है बेटा, हमें पता किसी कोलोडी सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, किसी कोलोडी विलयन को स्कंदित करने के लिए उसमें बाहर से इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य मिलाया था, नहीं मिलाया था, अरे मिलाया था ना। पॉजिटिव सोल के लिए हमें पता नेगेटिव वाला आयन देखते हैं और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाला देखते हैं, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, किसी कोलोडी सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, स्कंदित करने के लिए बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है उसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। मैंने क्या कहा, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, कोई कोलोडी सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, स्कंदित करने के लिए क्या करते हैं बेटा, बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है उसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन होगी उसे क्या बोलेंगे, कोगुलेशन वैल्यू बोलेंगे। क्लियर, और ये जो स्टडी करते हैं बेटा कोलोडी सॉल्यूशन के 1 लीटर के रेस्पेक्ट में करते हैं। मैंने क्या कहा, कोलोडी सॉल्यूशन का कितने लेते हैं, 1 लीटर, ओके। तो क्या कहेंगे, कोगुलेशन वैल्यू किसको कर सकता हूं बेटा, 1 लीटर कोलोडी सॉल्यूशन, क्या कहा, 1 लीटर कोलोडी सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कोगुलेट करने के लिए, स्कंदित करने के लिए जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के जो मिलीमोल होते हैं बच्चों वही क्या होती है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू होती है। अरे ये कंसंट्रेशन ही है वैसे तो, ये मैंने क्या कहा, 1 लीटर कोलोडी सॉल्यूशन, क्या कहा, 1 लीटर कोलोडी सॉल्यूशन को स्कंदित करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिक्वायर्ड मिलीमोल्स होते हैं, मिलीमोल होते हैं, वही उसकी कोगुलेशन वैल्यू होती है बच्चों, ओके। तो इसका मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं बेटा, क्या कह सकते हैं बेटा, देखो समझना, कोगुलेशन वैल्यू अगर मैं बोलूं तो देखो इसको क्या कह सकते हैं, कोगुलेशन वैल्यू कैसे करेंगे, कोगुलेशन वैल्यू इसको क्या करेंगे, मिलीमोल्स ऑफ, क्या कहा, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम। क्लियर, और ये किस में लेना है, लीटर में लेना है बच्चों, बात समझ में आई क्या, यानी मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन क्या करना, मोल वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो और शॉर्ट में मैं क्या कह सकता हूं, कोगुलेशन वैल्यू, क्या कहूंगा, कोगुलेशन वैल्यू इक्वल टू क्या करेंगे, मोल, मोल ये कौन से है, मिलीमोल है बेटा, बात समझ में आई क्या, कौन से मोल है, मिलीमोल, मिलीमोल अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में।
समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि 1 लीटर कोलोइड सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिक्वायर्ड मिलीमोल्स होते हैं वही क्या होती है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू होती है। समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन बच्चों मजे की बात देखो बच्चों, अगर आपको बताऊं तो मैं क्या कहूंगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। मैंने क्या कहा, कोगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो ऐसे बेटा समझना, बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पर होता है बेटा, कैसे करना क्या करना, समझना है इस बात को। बच्चा नॉर्मली रटेगा, आपको देखो क्वेश्चन जानबूझ के क्या देगा, कोगुलेशन वैल्यू का देगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन किसका देगा बेटा, कोगुलेशन वैल्यू का देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्या, देखो कोगुलेशन वैल्यू का पूछेगा, बच्चा आंसर देगा कोगुलेशन पावर का। लेकिन ध्यान रखना, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी कोगुलेशन पावर कम होगी। या मैं उल्टा बोल दूं, जिसकी कोगुलेशन वैल्यू कम है उसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को, एक एग्जांपल से समझो कैसे करना क्या करना, इजी वे में देखना बेटा कैसे करना क्या करना। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल अपन ने ये लिया, ये मान लो कोई कोलोइड सॉल्यूशन है बेटा, ये कोई कोलोइड सॉल्यूशन है, क्लियर। अब इस कोलोइड सॉल्यूशन में अगर अपन बात करें तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रोलाइट में मिला रहा हूं, एक है ए दूसरा क्या है बी। मैंने क्या कहा, 2 इलेक्ट्रोलाइट क्या मिला रहा हूं, एक है ए दूसरा क्या है बी है बच्चों। ओके ठीक है, अब देखो बेटा सपोज करो, अब आपसे बोला जाए कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका कोगुलेशन, उसका स्कंदन ए और बी दोनों कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ए और बी दोनों कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जो सॉल्यूशन है ये तो क्या है 1 लीटर, यानी 1 लीटर का क्या करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए ए के कितने मिलीमोल चाहिए, बी के कितनी मिलीमोल चाहिए, वो दोनों ही क्या होगी, इसकी कोगुलेशन वैल्यू होगी। यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि जैसे मान लो मैं दे रहा हूं बेटा ये ए है ये बी है, यहां मैं लिख रहा हूं कोगुलेशन वैल्यू, ये कोगुलेशन वैल्यू क्या है, ये मैं बोल रहा हूं 5 मिलीमोल है, अरे क्या है 5 मिलीमोल है, और ये कितना है 10 मिलीमोल है बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर फॉर एग्जांपल अपन समझे क्या ये जो कोलोइड सॉल्यूशन है इसका कोगुलेशन करने के लिए ए और बी के कितनी अमाउंट चाहिए, तो ए के चाहिए 5 मिलीमोल और सपोज करो बी के चाहिए 10 मिलीमोल। इसका मतलब ये बताओ कोगुलेशन वैल्यू कम किसकी है, कोगुलेशन वैल्यू तो ए की कम है लेकिन इसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा है। यस और नो। अरे सीधी सी बात है बेटा, काम तो दोनों ही कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन का कोगुलेशन तो दोनों ही कर देंगे, ए भी कर देगा बी भी कर देगा, लेकिन इसी सॉल्यूशन का सेम सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए बी कितना चाहिए 10 मिलीमोल चाहिए। अगर बी की अगर कोगुलेशन वैल्यू आपको 10 मिलीमोल दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए बी के 10 मिलीमोल चाहिए, क्लियर। अगर ए के मोल ने आपसे बोला जाए इसकी कोगुलेशन वैल्यू कितनी है 5 मिलीमोल है, इसका मतलब क्या है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन का कोगुलेशन करने के लिए ए कितना चाहिए 5 मिलीमोल चाहिए। इसका मतलब कोगुलेशन तो दोनों ही कर सकते हैं, कोगुलेशन तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन कोगुलेशन करने के लिए ये बताओ ए की जितने की जरूरत है बी उसके कंपैरिजन में डबल चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, जो काम बी 10 मिलीमोल में कर रहा है वही काम ए क्या कर रहा है 5 मिलीमोल में कर रहा है। इसका मतलब कम अमाउंट में वही काम कर रहा है, इसका मतलब वो बेस्ट है या नहीं है, वो बेस्ट है बेटा, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। समझ में आ गया। कोगुलेशन वैल्यू तो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि जितने में क्या है बेटा, अरे सीधी सी बात है वो मतलब रिक्वायर्ड है, क्लियर, लेकिन कम अमाउंट में वही काम कर रहा है। इसके कंपैरिजन में बी अगर डबल अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो क्या कर रहा है, वही काम डबल अमाउंट में कर रहा है, डबल अमाउंट में कर रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है बेटा। यस और नो, क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो बेटा, 2 बच्चों को कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो ए और बी 2 बच्चों को कंपेयर करें, तो आपको कोई बोल दे एक चैप्टर मान लो, कोई चैप्टर है, ठीक है, मैं बोल दूं जैसे जेनेटिक्स कोई भी चैप्टर मान लो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अपन एक चैप्टर की बात करें, 2 बच्चों का ए और बी को कि बेटा ये चैप्टर तैयार करके लाओ, क्लियर, ठीक है। तो क्या कहा, ए ने तो मान लो वो चैप्टर तैयार करने में पूरा दिन लगा दिया, मैंने क्या कहा, ए ने तो वो चैप्टर तैयार करने में यानी उस चैप्टर को पढ़ने में समझने में पूरा दिन लगा दिया, लेकिन बी ने वही काम किया आधे दिन में कंप्लीट कर दिया, दोपहर तक आ गया वो तैयार करके, सर मेरा चैप्टर तैयार है। लेकिन मैंने क्या कहा, काम वही था, अरे ए भी शाम को आएगा कि सर मेरा चैप्टर तैयार हो गया, काम तो उसने भी किया है, लेकिन ये बताओ ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, बी वाला, क्योंकि जिस काम को ए पूरे दिन में कर रहा था, फुल डे में कर रहा था,
बी ने वही काम क्या किया, हाफ डे में कर दिया, आधे दिन में कर दिया। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? बस उस वैल्यू को, उस मान को रिप्रेजेंट करता है जो 1 लीटर सॉल्यूशन को कोगुलेट करने में, स्कंदित करने में रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है। क्लियर? अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी विद्युत अपघट्य की कोगुलेशन वैल्यू कम है, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन को कोगुलेट करने में वो कम अमाउंट में भी इफेक्टिव है, कम मात्रा में भी वो कोगुलेट कर देगा, स्कंदित कर देगा। इसका मतलब उसकी वैल्यू जरूर कम है। कोगुलेशन वैल्यू कम होने का ये मतलब नहीं उसकी पावर कम है, इसका मतलब वो कम वैल्यू में भी, मैंने क्या कहा, कम वैल्यू में भी क्या करेगा, वही काम कर रहा है जो दूसरा इससे ज्यादा वैल्यू में कर रहा है। इसका मतलब ये कम वैल्यू में वही काम कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा थी। समझ में आ गया? यस और नो? ये मैंने कोगुलेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। यस और नो? यस और नो? और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कैसे करना, क्या करना, कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। चलो बेटा, अब एक काम करना बच्चों, आज अपने बात की क्या, कोगुलेशन और कोगुलेशन वैल्यू की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर बात करेंगे बेटा प्रोटेक्टिव कोलॉइड या गोल्ड नंबर के बारे में। ये 2 लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। ओके, आज जो हमने कोगुलेशन की बात की, कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन पावर, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गोल्ड नंबर। बेटा ध्यान रखना, प्रोटेक्टिव कोलॉइड या गोल्ड नंबर कैसे होते हैं, क्या होता है। ओके, बाकी इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, कोई भी दिक्कत बता सकते हो बेटा जल्दी से, फिर लेक्चर कंप्लीट करते हैं, जल्दी बोलो। यहाँ तक बात ठीक है? यस और नो? यस और नो? क्लास एंड करें? ठीक है बेटा।